नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के एक बड़ा ज़बरदस्त खुलासा करने जा रहे हैं जो कल पाकिस्तान में हुआ। हमारे साथ हैं श्री अय्यर जी और जो खुलासा है वो ये हुआ कि कल पाकिस्तान की सीनेट में जो उनका अपर हाउस है हमारी राज्यसभा के समकक्ष, वहाँ पर अचानक उनके वित्त मंत्री खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के साथ समझौता नहीं करेंगे। बाद में उनके प्राइम मिनिस्टर की भी प्रेस रिलीज आती है। तो अब यूएसए में तो श्री अय्यर जी बैठे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये आप क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को संजय जी। और जब भी एक राजनीतिक ये कहते हैं कि ये मामला ये नहीं है तो अक्सर वही होता है मामला। तो ये क्यों ये न्यूक्लियर डिवाइसेस के बारे में आजकल बात करना शुरू कर दिया। आप तो जानते हैं पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले 50 ब्लैक एसयूवी गाड़ियां कराची के यूएस कॉन्सुलेट से निकलकर पैराडाइज आइलैंड या पैराडाइज कुछ नाम है वहाँ का, जहाँ पर काफी न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थी पाकिस्तान के, वहां गया था। और वहां जाकर इसने क्या जांच की, क्या उन्होंने न्यूक्लियर कोड्स को चेंज कर दिए, बदल दिए और नए कोड्स डालकर जो कि पाकिस्तान के हाथ में नहीं है लेकर चले गए। यानी मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है जिसके वजह से अब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर आर्सेनल पर हाथ नहीं रख सकता। देखिए अब जिसकी इनकी जो टेक्नोलॉजी है ये चोरी की गई है। ये चोरी कहाँ से की गई? पहले तो इनके डिजाइन माना जाता है ये हॉलैंड में एक रिएक्टर के पास AQ खान बैठे थे, वहां पर इनका ट्रांसलेशन का कुछ जॉब था, तो ट्रांसलेट करते करते अपने लिए एक एक कॉपी जेब में रखते गए और ये सब लेकर भुट्टो से उन्होंने लिखा कि मेरे पास एटम बम करने का पूरा टेक्नोलॉजी है। तो कुछ हुआ उसके बाद तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला आप आ जाइए यहाँ पर और हम कर सकते हैं। तो इस तरह से इनकी प्रोग्राम बनी थी, लेकिन इनके पास अणुशक्ति का जो एटम बॉम्ब का जो टेक्नोलॉजी था उसमें काफी गैप्स थे, यानी कि उनको ये चाहिए था वो चाहिए था। तो माना जाता है एक बार जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो, इन्होंने एक बड़ी लॉन्ग कोट पहनकर नॉर्थ कोरिया को गई थी और उस लॉन्ग कोट के अंदर छिपे हुए थे काफी सीडीज जो कि न्यूक्लियर आर्म्स की टेक्नोलॉजी थी। ये क्यों जाकर वो दे रही थी? इसलिए दे रही थी क्योंकि पाकिस्तान के पास अणु आयुध का जो टेक्नोलॉजी है इनके पास है, लेकिन इनके पास उसको भेजने के लिए जो मिसाइल की जरूरत होती है, यानी कि जो शेल होती है, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इनफैक्ट उन्होंने एक इंटरव्यू में एक भारत के जर्नलिस्ट के साथ यही कहा कि मैंने एक बड़ा कोट पहना, उसके अंदर मैंने सीडीज ले गए और ये सीडीज नॉर्थ कोरिया को दिया और नॉर्थ कोरिया ने इसके बटर जो होता है ना कि उसके बदले में उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी थी और ये सामान वापस आया पाकिस्तान को। इसके बाद ही इनका पूरा प्रोग्राम बना था। ये एक कहानी है। तो बट आज क्या हो रहा है? माना जाता है कि जब 1979 में रशिया आया था अफगानिस्तान के अंदर तो यूएस को पाकिस्तान की काफी ज्यादा जरूरत थी। तो इन्होंने क्या किया, यूएस ने क्या किया, उन्होंने देखा कि देखो आप थोड़ी बहुत आपकी जो अणु टेक्नोलॉजी है इसमें थोड़े गैप्स हैं, तो आपको हम मदद करेंगे। इसके बदले में आप हमको ये जो फ्रंटियर लैंड्स हैं यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और उसके भी ऊपर यहाँ पर आप हमको एक्सेस दीजिए ताकि हम देख सकें रशिया क्या कर रहा है अफगानिस्तान में। मामला ऐसा हुआ कि जब CIA का एक ऑपरेटिव जिसका नाम है रिचर्ड बार्लो, इसने खोज करने की शुरू की कि ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि अणु शक्ति के कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जो है यूएस से स्मगल होकर पाकिस्तान जा रही। तो जब उसने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसको पता चला कि 2 शख्स थे, एक कॉन्सुलेट के अंदर काम कर रहा था और एक और बंदा था जो कि पाकिस्तान और यूएस कॉन्सुलेट को वापस आगे पीछे जा रहा था। तो इन दोनों को CIA ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यूएस के ही स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री की इक्विवेलेंट, उन्होंने उस बंदे को खबर कर दिया कि देखो आपके पास रेड होने वाला है, तो वो बच गया। यहाँ पर नहीं रुका मामला, यूएस ने ही अपने ही CIA ऑफिसर को बर्खास्त कर दिया काम से और अब वो माना जाता है एक बहुत गरीब बनकर एक ट्रेलर पार्क में रहते हैं। रिचर्ड बार्लो, जब भी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी तो उसका जो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म होता है, जिसका जो डेटोनेशन होता है,
उसके जो कोड्स की जरूरत है, ये सब चीज का कंट्रोल हमेशा हमेशा अमेरिका के पास ही रहता है। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2012 ओबामा अपनी दूसरी 4 साल की टर्म के लिए फिर से वो इलेक्शन के वो डिबेट्स हो रहे थे। पूरे 3 डिबेट से पहला डिबेट वो ठीक से नहीं किया, तो दूसरा डिबेट था वाइस प्रेसिडेंट वर्सेस वाइस प्रेसिडेंट। पहला और तीसरा डिबेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स का था, बीच का जो था वो वाइस प्रेसिडेंट वर्सेस वाइस प्रेसिडेंट था। तब कौन थे वाइस प्रेसिडेंट? जो बाइडन। तो जो बाइडन और इनके साइड रिपब्लिकन उम्मीदवार थे एरिक क्रायन। तो एरिक क्रायन ने जो बाइडन को कहा था, ये हमेशा रिपब्लिकन्स की एक वाणी होती है कि देखिए आप फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं करते, यानी कि डेमोक्रेट्स फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं करते, अस्त्र शस्त्र को ठीक से आप प्रयोग नहीं करते बाहर। तो ये आरोप लगाया था उन्होंने कि देखिए अब आपके ही 4 साल में ये बहुत ही पाकिस्तान बहुत ही न्यूक्लियर कंट्री बन गया, आपने इसको कैसे इस तरह से इनको बनने दिया, आरोप लगाया था। तो तब जो बाइडन ने उसका उत्तर दिया, देखिए पाकिस्तान अपने अणु आयुधों को लेकर कहीं भी नहीं जा सकता है, इसका जो डिटोनेटर टेक्नोलॉजी है पूरा हमारे हाथ में है। अगर आप आज जाकर वापस YouTube में इसी वीडियो को देखेंगे तो ये पार्ट कट हुआ होगा, मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा, इसीलिए मुझे याद है ये। तो वो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अरे भाई, जब भी ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जो बात करते हैं पाकिस्तान, तो उनके पास उसका पूरा कंट्रोल नहीं है, कभी भी नहीं था, ये मेरा मानना है। तो अब आज क्या हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स देख रहा है कि चीन धीरे धीरे रशिया की ओर जा रहा है, नजदीक जा रहा है, यानी 2-3 दिन में शी जिनपिंग जाने वाले हैं रशिया को। अगर वो जाएंगे और इनका एक संगठन, यानी कि वो क्या कहते हैं, प्रेस रिलीज आएगा, जॉइंट रिलीज, के मैं पूरी तरह से रशिया की सहायता करने वाला हूं, अगर ऐसा कुछ आया तो यूनाइटेड स्टेट्स चाइना पर कार्रवाई करेगा ही। ये करने के बाद क्या होगा, उनके पास जितने भी डॉलर्स की जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से निकल जाएगी। किस तरह से निकलेगी? अब देखिए, जब हांगकांग ब्रिटेन के हाथ से निकलकर चाइना के हाथ में आया था, 99 साल का लीज था जो उन्होंने लैप्स करवा दिया, तो 1997 के आसपास उनकी कंट्रोल चली गई, ब्रिटेन से हांगकांग की कंट्रोल चाइना को आई। लेकिन चाइना ने तब आश्वासन दिया था पूरे विश्व को कि 2 सिस्टम्स होंगे, एक कंट्री होगा, यानी हांगकांग का जो डेमोक्रेसी था उसको बरकरार रखेंगे 1997 में। तो इसके बदले में यूएस ने कहा था कि देखिए, हम हांगकांग की जो डॉलर है HKD, उसको हम यूएस के डॉलर के साथ पेग करेंगे। पेग यानी कि दोनों की एक एक्सचेंज रेट जो होती है ज्यादा बदलेगी नहीं, 7.80। तो और भी कहा था कि ये एक छोटी सी रेंज में ही चलेगी, $1 को 7.75 या 7.85 हांगकांग डॉलर की ये जो एक्सचेंज रेट होती है। आज देखिए, पूरा विश्व का व्यापार जो होता है चाइना के साथ, ये हांगकांग डॉलर के बेसिस पे ही होता है। विश्व चाइना का रेमनिनबी को एक करेंसी के नाम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हमेशा चाइना की एक कोशिश रही है कि किसी तरह लोगों को हमारे रेमनिनबी के साथ ही ट्रेड करवाया जाए। तो इसके लिए क्या किया चाइना ने, सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ दोनों के बीच में एक समझौता ले आई। तो उसमें माना जाता है थोड़ी सी जो सऊदी अरेबिया की क्रूड होती है वो रेमनिनबी देकर ही खरीदेंगे। तो ओके, तो एक साइड चाइना रेमनिनबी को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है। क्यों पुश कर रहा है? ये इसलिए पुश कर रहा है कि यूएस के पास एक ब्रह्मास्त्र है। अगर वो ये जो यूएस डॉलर और हांगकांग डॉलर का जो ये पेग है, इसको निकाल देगा ना, तो उसके बाद पूरी की पूरी चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ आज आपके सामने कि ये अगर हुआ तो उसके बाद चाइना एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है तो भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके पास डॉलर्स नहीं है। पूरे जो उसने सरप्लस ले आए थे वो सब बिक चुके हैं। कहाँ गए? सीपेक में गया, BRI में गया, अम्मन टोटा का जो डेवलपमेंट इन्होंने किया, और अफ्रीकन नेशंस में बहुत पैसा इन्होंने खर्च किया है। तो उनके पास डॉलर्स की बैलेंस नहीं है। तो वो अपने लिए जो भी चाहिए, यानी इंपोर्ट करने के लिए, उसके पास उसके लिए पैसे नहीं है। करेंसी रिजर्व तो $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये देखिए, ये 18 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। 2 ट्रिलियन बहुत दिन नहीं चलेगा। मैं एक और चीज बोलता हूँ, ये ट्रेजरी के बॉन्ड्स भी रखे हैं चाइना ने, करीब करीब 2 या 3 ट्रिलियन। तो 2 और 3 मिलाकर 5 ट्रिलियन। तो 3 महीने या 6 महीने चलेगा आपको संजय जी। उसके बाद इनको रॉ मटेरियल्स नहीं ले आएंगे, नहीं खरीद सकते हैं। जब उनकी रॉ मटेरियल्स खरीदने की
शक्ति कम हो जाएगी तो फिर फिनिश्ड गुड्स कहाँ से भेजेंगे वो? आज भी देखिए, जो भी भारत एक्सपोर्ट करता है चाइना को, वो अक्सर रॉ मटेरियल होता है। जिस तरह से आयरन स्टील की जो रॉ मटेरियल जो होती है यहाँ से जाती है, वहां से फिनिश गुड्स के जरिए वापस आती है। टेक्नोलॉजी जाती है ताइवान से, चिप्स जाते हैं वहां से, और फिनिश प्रोडक्ट बाहर आती है चाइना से। तब ये सब देश जो हैं डॉलर ही लेंगे पैसे, वो रेमनेंबी नहीं लेंगे। आज देखिए एक तरह का एक पोलराइजेशन का शुरू हो गया है। चाइना, रशिया और ईरान, ये तीन एक साइड हैं और दूसरे साइड यूएस और बाकी देश हैं। भारत अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन एक ना एक दिन भारत को भी निर्णय लेना होगा कि हम क्या न्यूट्रल रह सकते हैं या हमको यूएस की ग्रुप के तरफ झुकना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि रशिया साथ नहीं दे सकता, क्योंकि जब चाइना बोलेगा उठो तो ये उठेगा, जब चाइना बोलेगा बैठो तो ये बैठेगा। क्योंकि रशिया की स्थिति और कमजोर होती जा रही है। माना जाता है कि रशिया अगर चाइना साथ नहीं देगा तो वो भी कोलैप्स हो सकता है। तो धीरे धीरे रशिया की जो एक पकड़ थी वेस्ट पर, यानी मेरे पास क्रूड है, मेरे पास नेचुरल गैस है, तो इसको खरीदने के लिए तुमको मुझे मेरे पास ही आना पड़ेगा, ये वीकन होती जा रही है। तो देखना पड़ेगा क्या होने वाला है इसके बाद। लेकिन इतना तो अवश्य निश्चय है कि कभी ना कभी जब यूएस ये जो हांगकांग डॉलर के साथ जो बंधा हुआ अग्रीमेंट उसको तोड़ेगा ना, उसके बाद चाइना कोई भी एक भी पैसा कोई भी देश को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसको अपने लिए ही पैसों की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं ना? उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान को ये पैसे देना बंद कर देगा तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा? आज तो आईएमएफ भी बोल दिया है कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते, जब तक आप अपने कंडीशंस फुलफिल नहीं करेंगे हम आपको पैसे नहीं दे सकते। तो भूखे जाएंगे। तो दैट इज द बिग प्रॉब्लम।